हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ ऑल डेरिवेशन ऑफ चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इससे पहले दो चैप्टर हमने किए थे जिनके अंदर हमने उसके डेरिवेशन जितनी बनती थी सबका वन शॉट कर दिया था। एंड डिटेल्ड वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ उस ग्रुप में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। नोट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, क्वेश्चन की पीडीएफ जो होती है, जो पीडीएफ फाइल में बनाता हूँ क्वेश्चंस की, वो आपको मिल जाती है। एंड साथ में अगर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की तरफ से नहीं आता है तो उस चैनल में, टेलीग्राम चैनल में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कोई चीज़ आपसे मिस ना हो तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो आज करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी की जितनी डेरिवेशन है सबको वन शॉट के अंदर खत्म कर देंगे। एंड एक सिंपल वे में करते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेरिवेशन समझाई जाएगी, थ्योरी नहीं समझाई जाएगी, क्योंकि थ्योरी के लिए, डेरिवेशन के लिए, पीवाईक्यू के लिए एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए जो डिटेल्ड वन शॉट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, जो हमारे पास डेरिवेशन आएगा वो आएगा आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका आएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आएगा। ठीक है, मींस इसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे फॉर्मूला बनता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, ये सब चीजें। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर में क्या होता है कि जब आपने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, मीन्स सिर्फ टेम्परेचर इस कंडक्टर को दिया जा रहा है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे? रैंडम मोशन में होंगे। क्या होंगे? रैंडम मोशन में होंगे। रैंडम मोशन में होने की वजह से मतलब जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम नाम दे रहे होंगे क्या? u। एंड ये क्या है? थर्मल वेलोसिटी। क्या बोल रहे होंगे इसको हम? थर्मल वेलोसिटी बोल रहे होंगे। ठीक है, चलिए एंड देखिए अगर हम इस थर्मल वेलोसिटी को एवरेज करें, एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें, तो वो क्या आएगी भैया? वो आएगी आपके पास क्या? जीरो। कैसे? देखो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक 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 इधर जा रहा है, एंड इस तरह से बहुत होंगे, लाखों होंगे। ठीक है, लाखों होंगे इस तरह के। ठीक है, हजारों नहीं लाखों होते हैं छोटी सी जगह में। तो क्या हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन को कैरी कर सकता है कि हाँ उसके सामने कोई दूसरा ना आए? ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन को, उसकी वेलोसिटी को जीरो कर रहा होगा, काट रहा होगा। दैट्स वाई यू एवरेज यहाँ पे कितना हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, यू एवरेज हो गया वो जीरो हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू, जिसकी वोल्टेज है मतलब V पोटेंशियल, एंड इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, एंड इस एंड पे आ गया नेगेटिव। तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इधर शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इधर। तो ये शिफ्टिंग जो है एक ही तरफ होगी, शिफ्टिंग जो है इनकी सबकी एक ही तरफ होगी। इसे ये शिफ्टिंग क्या बोली जाती है? क्या बोली जाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली जाती है। ठीक है, एंड इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है? स्मॉल l है, एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं कैपिटल A है। ठीक है, इसके बारे में ये चीज हमने पढ़ ली, एंड यहां से पता लग गया कि यू एवरेज कितना है? जीरो है। ठीक है, चलिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करते हैं। इसके एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम क्या पता होना चाहिए? देखिए आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। क्लियर है? u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कौन है हमारी? u। तो u एवरेज जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं है वो कितनी हो गई हमारी? जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो वेलोसिटी बन गई क्या? ड्रिफ्ट हो गई। क्या बन गई? ड्रिफ्ट हो गई। तो इसे नाम दिया v इज इक्वल टू वी डी, एंड a इज द एक्सेलरेशन। a क्या है? एक्सेलरेशन है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, एंड t जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है ये? रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे एक बात देखनी है आपको कि जो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वो क्या होता है? टाइम गैप होता है। ये टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसे बोलते हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। चलिए इसको करते हैं आगे।
आगे देखिए क्या होगा, ये चीज बन जाएगी क्या, वी डी प्लस ये बन गया 0 प्लस ये बन गया ए एंड ये आ गया टी की जगह टाउ। एंड यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जब किसमें है, कंडक्टर में, जब आपने यहाँ पे वोल्टेज लगाई तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो वो फोर्स कैसे लिख सकते हैं हम, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे लिख सकते हैं, ई कैपिटल ई से लिख सकते हैं, ई कैपिटल ई से लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं तो माइनस भी आप लिख सकते हो, कहीं पे आपको माइनस मिलेगा कहीं में पॉजिटिव मिलेगा, तो कोई चक्कर नहीं है ऐसा, ठीक है। हमें फोर्स चाहिए, फोर्स लगा दिए। एंड फोर्स को एक तरीके से और भी लिखा जाता है, F इज इक्वल टू एम ए से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम ए इज इक्वल टू ई कैपिटल ई, ए निकाल लेंगे क्या होगा, ई कैपिटल ई बाय एम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रख देंगे तो वी डी की वैल्यू कितनी आई, वी डी की वैल्यू ए की जगह कितना आ गया, स्मॉल ई कैपिटल ई, यहाँ पे हो गया टाउ एंड यहाँ पे हो गया एम। तो ये होता है आपके पास क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अगर आप माइनस लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, वी डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई कैपिटल ई टाउ बाय एम होगा, ठीक है, टाउ बाय एम होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये है एक्सप्रेशन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकालने का, ठीक है। एंड इसके बाद आता है आपका डिडक्शन ऑफ, मतलब डिडक्शन नहीं आएगा, इसके बाद आएगा आपका रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसे कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, उसे करते हैं। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं ये, क्योंकि जरूरत है हमारे पास, इसकी जरूरत होगी अभी। चलिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्या, रिलेशन निकालना आपको, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये रिलेशन आपको अब करना है, ठीक है। इसमें देखिए हम क्या कर रहे होंगे, इसमें देखिए हम क्या कर रहे होंगे कि आपके पास एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। इस पे हम एक वोल्टेज लगा रहे होंगे जिसकी वजह से इसमें क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। एंड इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होंगे कैपिटल एन, टोटल बोल दिया मैंने, ठीक है। मींस नंबर डेंसिटी समझते हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बट यहाँ पे पूरा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी बोली स्मॉल एल, ठीक है, मीन्स एन जो है वो एल है, एन बाय एल है, ठीक है। तो एन बाय एल हो गया, लेकिन एक कंडक्टर है ये पूरा, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम लिख सकते हो। तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका, एल इंटू ए कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। मीन्स कैपिटल एन की वैल्यू क्या बन गई, एल और ए है साथ में एन है, ठीक है। वो हो गई आपकी क्या वैल्यू हो गई किसकी, कैपिटल एन की वैल्यू। इस तरह से बस इतनी चीज समझ लीजिए, फिर आगे हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। तो सबसे पहले हम आई कैसे निकाल सकते हैं, आई हम निकाल सकते हैं Q बाय टी से निकाल सकते हैं। Q इज द टोटल चार्ज क्वांटाइजेशन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका चार्ज, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो चार्ज काउंट करना है। तो N कितना है यहाँ पे, N L A एंड साथ में हो गया यहाँ पे E। क्लियर है इतनी चीज, इसको यहाँ पे रख देंगे। अब हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई Q की, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब T की वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हमें निकालना है क्या, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है। इस टाइम को कैसे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, कि इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेस हो सकते हैं, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो कितना है एल, कितना है एल। किस वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेस होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो वी डी। क्लियर है। तो यहां से आपके पास आ गया क्या, टी की वैल्यू आ गई, ये आपका फर्स्ट था, ये आपके पास सेकंड आ गई एंड ये आपके पास थर्ड आ गई। क्लियर है इतनी चीज। अब आपको सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को यूज कर लेना है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, Q की वैल्यू कितनी है, N L A E है, ठीक है, नीचे L और जो VD है वो चला गया ऊपर, सबस्क्रिप्ट में D होता है यहाँ पे, ठीक है। तो L से L कट गया तो यहाँ आपके पास आ गया
NeVD, ठीक है। जैसे हम लिखते थे ANEVD, ANEVD से लिखते थे, ठीक है। ANEVD मतलब हमारे पास आई क्या आ गया, ANEVD आ गया, ठीक है। कई बच्चे इसको वीना से याद रखते हैं, तो आपकी मर्जी, जिस तरह से याद रखना चाहते हो तो रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया रिलेशन। अब हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब जैसे हम करंट डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, करंट डेंसिटी की, ठीक है। देखिए करंट डेंसिटी, तो हमें पता है कि करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी क्या है, फर्स्टली तो इसको शो किससे करते हैं, कैपिटल J से शो करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि करंट कितना है एक एरिया में से, ठीक है। करंट डेंसिटी मतलब J वेक्टर इज इक्वल टू I बाई ए हो गया, तो I अगर निकाले हम तो क्या होगा, J वेक्टर A, A वेक्टर, J वेक्टर A वेक्टर, क्लियर है। मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको कि जो J है वो क्या है, I बाय A है। J क्या है, I बाय A है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम J इज इक्वल टू I की वैल्यू अगर ये रखें ANEVD, तो नीचे क्या है आपके पास A है, तो A से A कैंसिल हो गया, तो J कितना है आपके पास, NEVD आ गया। कितना आ गया, J इज इक्वल टू NEVD। ये है आपके पास क्या, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं मोबिलिटी। क्या करते हैं, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी देखिए क्या होता है, मोबिलिटी को शो करते हैं किससे, मोबिलिटी को शो करते हैं म्यू से। किससे शो करते हैं, म्यू से। एंड ये होता क्या है, ये होता है आपके पास क्या, कि म्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VD अपॉन E, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E, ये होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हमें रिलेशन निकालना है, करंट डेंसिटी एंड VD के बीच में, मतलब मोबिलिटी के बीच में, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, VD निकालेंगे, जो कि क्या होगा, म्यू E होगा। इसको यहाँ पे पुट करिए, तो J की वैल्यू क्या होगी, NEVD की वैल्यू क्या है, म्यू E है। कितना है, म्यू E। तो ये हुआ आपके पास क्या, J का फॉर्मूला, ठीक है। किसकी फॉर्म में, मोबिलिटी की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूलाज को कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपके पास आप देख सकते हैं कि हमने रिलेशन बिटवीन I एंड VD कर लिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इन फॉर्मूलाज को हम साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काम के हैं। J इज इक्वल टू NEVD, ठीक है, एंड J इज इक्वल टू NE म्यू E, ठीक है। इनको हमने साइड में लिख लिया। क्लियर है इतनी चीज क्लियर है। एंड I इज इक्वल टू ANEVD, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए ये साइड में लिख लिए गए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, जो और डेरिवेशन के आते हैं आपके पास उनकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो और डेरिवेशन जैसे कि ओम्स लॉ है आपके पास, तो ओम्स लॉ आपको आना चाहिए, ठीक है। ओम्स लॉ का डिडक्शन है, फिर आपके पास छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, करंट डेंसिटी हो चुका, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजों को कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अब आता है क्या, ओम्स लॉ, ठीक है। अब हमें करना है ओम्स लॉ करेंगे अब, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ये पूरा एक कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है I। कब जा रहा है, जब यहाँ पे आपने अप्लाई किया क्या, इसके एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है इसके सिरे पे, दोनों सिरों पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें से जाने वाले करंट के, फ्लो करने वाले करंट के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है। तो V इज इक्वल टू I R कर दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। एंड इसमें जो R है वो एक कांस्टेंट है, एंड जिसको हम क्या बोल देते हैं, इस R को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब यहां से आप I भी निकाल सकते हो, जो कि V बाय R होगा, ठीक है। एंड यहां से आप R भी निकाल सकते हो, जो कि क्या होगा, V बाय I होगा, ठीक है। तो ये हुआ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, क्लियर है। एंड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, इसकी SI यूनिट की अगर हम बात करें,
तो वो ओहम होती है, क्या होती है, ओहम होती है, ठीक है, ओहम बोली जाती है, एसआई यूनिट। ये तीन चीज समझ में आई। अब अगर हम एक ग्राफ बनाएं, अगर हम एक ग्राफ बनाएं इस तरह से कि यहाँ पे हमने रख दिया आई एंड यहाँ पे रख दिया अपने वी, क्लियर है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो ग्राफ किस तरह का आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए इस तरह से, स्ट्रेट लाइन, लीनियर आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक बात देखो कि r क्या है, v बाई आई है। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं, स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, जो y है और x नीचे आ जाता है, y एक्सिस नीचे x एक्सिस, ठीक है, मतलब i बाय वी होगा, i बाय वी होगा। लेकिन अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, अगर मुझे निकालना है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड ये चेंज होगा करंट में, चेंज इन रेजिस्ट करंट, चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। अगर मुझे निकालना है रेजिस्टेंस, जिसको मैं आर बोल रहा हूं, वो क्या है, वी बाई आई, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन करना पड़ेगा स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, कि जो आई वी ग्राफ है उसका स्लोप निकाल दो एंड रिवर्स कर दूं, तो वो हो जाएगा आपके पास क्या, रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा आपके पास क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की ओम्स लॉ में आते हैं ये चीजें। एंड रेजिस्टेंस की और क्या खास बात है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ये ऑपोजिशन होता है, ये क्या होता है, ऑपोजिशन होता है, ठीक है, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू दी फ्लो ऑफ करंट, टू दी फ्लो ऑफ करंट, इसको बोलते हैं ऑपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ कंडक्टर के, ठीक है। तो यहां से हमें R मिलता है जो कि क्या हुआ है, L बाय ए, एंड R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो इक्वल लग गया, एंड यहाँ पे आ गया आपके पास रो L बाय ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ चीजें हैं, इनको चेक करते हैं। मीन्स कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर रो की बात करें, रो क्या है, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, देखिए होगा रेजिस्टेंस ये भी, बट ये जो रेजिस्टेंस होगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी चीज समझ में आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आगे करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अब जो टॉपिक हमें करना है वो करना है डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसे करते हैं, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, चलिए, डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ अभी करेंगे, डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर है। चलिए, ये फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे यूज में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ फ्रॉम आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी लिख दिया सीधा शॉर्टकट, ठीक है। आपको अब करना है डिडक्शन, किसके लिए, ओहम्स लॉ निकालना है, मतलब कहां से निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकालना। चलिए, तो डायग्राम वो सारा कलेक्टर वाला जो पहले बता रखा उसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वीडी लिखेंगे, वी नाउ हमें पता है कि वीडी क्या होता है, वीडी 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 क्या होता है, ई, कैपिटल ई टाउ बाय एम होता है, क्लियर है। एंड आई क्या होता है, ए एन ई वी डी होता है, क्लियर है। आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी होता है, बस इस वीडियो को पहले वहां पे पुट करो। तो आई इज इक्वल टू ए एन ई पहले से पड़ा है, इसकी वैल्यू वहां जाएगी, तो ई यहाँ पे भी है, सो स्क्वायर हो गया,
कैपिटल ई, यहाँ पे टाउ है, नीचे आ गया आपके पास एन। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया ई स्क्वायर ई टाउ, नीचे आ गया एन। ठीक है, ये तीन चीज समझ में आ गई। एंड हमने जो वो अभी स्टार्टिंग में कंडक्टर बनाया था इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, जिसमें हम वोल्टेज लगा रहे थे, जिसकी लेंथ क्या थी, एल थी। ठीक है, तो वी कैसे लिख सकते थे, यहाँ ई एल से लिख सकते थे। वी कैसे लिख सकते थे, ई एल से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितना डिस्टेंस है वो लिखते थे। एंड इसको हमने चैप्टर सेकंड में भी पढ़ा है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहां से आप ई कैसे बना सकते हो, ई लिख सकते हैं हम वी बाय एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हुआ, आई ए एन ई स्क्वायर, ई की वैल्यू है वी बाय एल, ये टाउ आ गया साथ में, एंड ये है एम। क्लियर है। एंड ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स लॉ बताता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो वही यहां से हम निकाल लेंगे। एक साइड वी कर लेते हैं, एक साइड ये सारा भेज देते हैं, आई एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ, इस तरह से। क्लियर है, v इज इक्वल टू आई एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहां पे एक चीज देखिए, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कि कांस्टेंट है। कि मान लीजिए आपने कोई वायर यूज की है, तो उसकी लेंथ जितनी ली आपने उतनी ही रहेगी। ठीक है, ये तो नहीं कि थोड़ी देर बाद वो बड़ी छोटी हो जाएगी। एंड वो वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी भी मीटर आप यूज कर रहे हो, एरिया उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ई आपकी वैल्यू वैसे ही कांस्टेंट होती है। ठीक है, एंड टी जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, वो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है। अगर आपने एक मटेरियल लिया तो उस पूरे मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम सेम रहने वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ, ये सभी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। मींस कांस्टेंट आ गया आपके पास क्या, कितने के इक्वल, एम एल अपॉन ए भी है साथ में, एन भी है, ई स्क्वायर भी है, टाउ भी है। ठीक है, एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ, मीन्स बचा कौन, आई, तो मतलब v इज इक्वल टू आई इंटू कॉन्स्टेंट बच गया। ठीक है, एंड यही तो हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। यही क्या होता है हमारे पास, ओम्स लॉ होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे बन गया आपके पास ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ में इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। ठीक है, मींस v इज इक्वल टू क्या होता था, आई आर होता था। v इज इक्वल टू क्या होता था, आई आर होता था। इतनी चीज क्लियर है, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, मीन्स हमें r की वैल्यू मिली, जो कि क्या है, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ है, एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ है। अब इसमें से हमने एक बात की थी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली होती है एरिया के। ठीक है, मतलब मैं इसमें एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को एक कांस्टेंट नाम दे रहा हूं, जिसकी वैल्यू कितनी है, रो है। कितनी वैल्यू है, रो है आपके पास। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या, रो की वैल्यू। क्लियर या नहीं है क्लियर। ठीक है, एम एन ई स्क्वायर टाउ आ गया, जो कि हो गया आपके पास क्या, रो हो गया। एंड यहां से हमें मिल गया क्या, कि जो रो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एंड ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। देखो, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, ई स्क्वायर चार्ज होता है, रिलैक्सेशन टाइम, एंड यहाँ पे भी नंबर डेंसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया आर क्या, रो एल बाय ए आ गया। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब थोड़ी सी एक छेड़खानी करते हैं, ये वाला टॉपिक आपका हो चुका है, अब थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं उनके साथ, जे के साथ। ठीक है, चलिए, तो यहां पे देखिए, अभी के लिए मान लीजिए आपके पास, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ ये वाला, जो कि है जे एन ई वी डी, एंड वी डी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम होता है। रखे यहाँ पे, तो जे क्या हुआ, एन ई, वी डी क्या हुआ, ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम हो गया। ठीक है, टाउ बाय एम हो गया। इतनी चीज समझ में आ रही है। एंड यहाँ पे देखिए एक बार, जे एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, एंड यहाँ पे आ गया आपके पास ई। ऐसे ही लिखा ना, मैंने क्या समझाया आपको कि m बाय एन ई स्क्वायर टाउ होता है, तो यहाँ क्या है, एन स्क्वायर ई टाउ बाय एम है, मतलब ये 1 बाय रो हो गया। मीन्स j इज इक्वल टू 1 बाय रो ई हो गया ऊपर,
एंड हम पढ़ेंगे एक टर्म जिसको बोलेंगे कंडक्टिविटी, जो क्या होता है 1/ρ होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा ई, मीन्स J वेक्टर ई वेक्टर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इनको लिख लेते हैं एंड फिर आगे करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सेल एंड साथ में हम करते जाएंगे किसको, साथ में हम करने वाले हैं पावर के, एंड लगभग डेरिवेशन जो है वो खत्म हो जाएंगी, लगभग डेरिवेशंस जो हैं वो खत्म हो जाएंगी आपके, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं कॉम्बिनेशन पर बात, ठीक है। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है अभी के लिए, सेशन 2021 के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि आपके पास रेजिस्टर होंगे वो या तो सीरीज में लगे होंगे या पैरेलल में लगे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन किया, सबसे पहले क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन किया, ठीक है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे कि रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे। चलो सीरीज में लगा दिया हमने रेजिस्टेंस को इस तरह से, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तीन ले लिए मैंने, ठीक है। अब एन तक ले सकते हैं एंड इसके अंदर हमने यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दी, ठीक है, ऐसे। तो ये है वोल्टेज V, ये है प्लस, ये है माइनस, यहाँ से निकला करंट I एंड ये पूरे में करंट चलेगा सेम। ये चीजें मैंने पहले भी समझा रखी है, ठीक है। एंड ये टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस में अभी के लिए नहीं है, 2021 के लिए, ठीक है। तो बाकी सबके लिए है ये। तो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बता दिया कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी। अब हमें नहीं पता कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, तो दैट्स वाई अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप इनके अक्रॉस हो सकता है। सिंपल सी बात है, क्या पता ये कितनी वोल्टेज यूज कर रहा हो, ये कितनी यूज कर रहा हो, ये कितनी यूज कर रहा हो, बट करंट सेम रहने वाला है। तो करंट सेम है, डिवाइड कौन हो रहा है, वोल्टेज। तो मैंने बोला था कि जो चीज डिवाइड होती है उसको पकड़ लो। डिवाइड हो रहा है वोल्टेज, तो वोल्टेज लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है, IR होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा IR एंड V1 क्या हो जाएगा, I सेम रहने वाला है R1 प्लस IR2 प्लस IR3, इस तरह से, ठीक है। एंड I बाहर आ गया ये इस साइड से, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, ठीक है। I से I कैंसिल हो गया, R की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी, ठीक है। मीन्स जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस आए तो आपको सिंपली क्या करना है, उनको ऐड करना है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, किसका, रेजिस्टेंस का। अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब करते हैं भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो आपके कैसे लगे हों, पैरेलल में लगे हों। वो आपके कैसे लगे हों, पैरेलल में लगे हों। तो पैरेलल में कैसे लगेंगे, जैसे कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, ठीक है। एंड यहां से दूसरा रेजिस्टेंस गया है जो कि इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फिर से एक रेजिस्टेंस गया यहाँ पे, ये ऐसे, एंड इनको हमने लगा दिया पैरेलल में इस तरह से। एंड यहाँ पे लगा दिया एक वोल्टेज जो कि है V, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे करंट गया I, तो ये करंट इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, ऐसे हो गया। क्लियर। नाम रख देते हैं, नाम क्या होंगे, इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2, इसकी वैल्यू R3। क्लियर है, R1 R2 R3। क्या चीज डिवाइड हो रही है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे करंट जा रहा है अलग अलग, तो ये I1, ये I2, ये I3 होगा। तो जो चीज डिवाइड हो रही है उसी को पकड़ो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या होगा, V बाय R होगा। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू IR
एंड आई अगर हमें निकालना है तो वी बाय आर होगा, ठीक है। ऐसे देख लो, समझ लो, वी क्या होता है आई आर, तो आई निकालेंगे तो वी बाय आर होगा। क्लियर है इतनी चीज। चलिए तो आई रखेंगे तो वी बाय आर हुआ, वी बाय आर वन हुआ ये, प्लस वी बाय आर टू हुआ ये, ठीक है, प्लस वी बाय आर थ्री हुआ ये। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास आ गया वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। क्लियर है। तो ये होता है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला। अगर आप उसको शॉर्टकट में लिखना चाहते हो, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस लिखना चाहते हो यही, तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करिए, आर वन आर टू आर थ्री, एंड किसी एक को छोड़ दो तो बाकी दो बच्चों को लिख दो, फिर दूसरे को छोड़ दो किसी एक को, ठीक है, फिर पहले को छोड़ दिया तो दो लिख दिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एंड ये रिजल्ट आपका इसको सॉल्व करने के बाद आता है एलसीएम। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारे पास सेल कॉम्बिनेशन, वो करते हैं, ठीक है। सेल कॉम्बिनेशन, तो सेल कॉम्बिनेशन के भी कॉम्बिनेशन ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये कितने तरह के हमारे पास, एक सीरीज, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या होता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। चलिए तो वन बाय वन इन्हें करते हैं, सीरीज पढ़ते हैं, पैरेलल पढ़ते हैं एंड मिक्स्ड पढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर तो सीरीज कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं सेल के, फिर करेंगे पैरेलल, फिर मिक्स करेंगे एंड फिर आगे देखते हैं कौन सी डेरिवेशन हमारे पास आती है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं, तो बहुत इजी वे में करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास आता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम करने वाले हैं। क्लियर है। चलिए मतलब सेल लगे हैं सीरीज में, एंड सेल का जो नोटेशन होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। एंड जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं वो या तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं या यहाँ पे साथ में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो साथ में दिखा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हें अच्छे से समझ भी आ जाएगा। यहाँ पे इनके रेजिस्टेंस बनाए, फिर एक सेल लगाया, फिर रेजिस्टेंस बनाए, फिर सेल लगाया, फिर रेजिस्टेंस बनाए, एंड इस तरह से करते करते हम चले गए एन तक। कहाँ तक चले गए, एन तक चले गए, ठीक है। कि ये एक सेल है, आइडेंटिकल सेल हम यहाँ पे सारे यूज करेंगे, ठीक है। ई एंड ई करने वाले, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपका R1 इंटरनल, R2, R3 एंड Rn तक, क्योंकि हमने यहाँ ऐसे n तक लगा दिए हैं ये, ठीक है। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ अब हमने लगा दिया क्या, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि है हमारे पास क्या, R, कैपिटल R। यहाँ पे कोई बैटरी सेल अलग से नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो खुद लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, कैपिटल रेजिस्टेंस R आ गया। डेरिवेशन कर रहे हैं, सिंपल वे में करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आपको करना क्या होता है, आपको करंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब एक बात देखो भाई, टोटल ईएमएफ क्या होगा, सीरीज के अंदर वोल्टेज अलग अलग रहती है तो सबको ऐड करना पड़ेगा। ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई करते जा रहे हैं। मान लीजिए दो सेल हैं, दोनों में एक का 5 है, दूसरे का 5 है, तो आंसर आएगा 10, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मतलब उस नंबर में आप क्या कर रहे हो, 5 इंटू 2 कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो जितने वो है। तो यहाँ पे भी ऐसा करेंगे, ई है, ये कितने हैं, एन है, तो टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई है। क्लियर है। एंड सारे रेजिस्टेंस देखो कैसे लगे हुए हैं, ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं। आगे ये एक्सटर्नल भी सीरीज में लगा, मतलब पहले हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर लिखा जाएगा, क्योंकि जितने रेजिस्टेंस है वो सारे सीरीज में है। आगे जब ये एन आर बन गए तो वो फिर भी किसके साथ सीरीज में है, आर के साथ, तो वो भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये होता है आपका क्या, आई लिखने का तरीका। ये होता है आपका आई लिखने का तरीका, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। वो भी समझ लो, एनसीईआरटी में जो दिया होगा वो समझ लो कि दूसरा तरीका क्या है। मान लीजिए आपके पास ये एक सेल है, ये इस तरह से सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे।
एक सेल लिया हमने E1, एक सेल लिया हमने E2। क्लियर है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा दोनों एंड्स पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे A नाम है, ये आपका B नाम है, ये आपका C नाम है, ठीक है। A B C नाम है, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज यहाँ की लिखूं तो आप क्या लिखोगे, VAB लिखोगे। यहाँ की लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, VBC लिखूंगा, ठीक है। अगर मुझे वोल्टेज चाहिए किसकी, अगर मुझे वोल्टेज चाहिए किसकी, पूरे कॉम्बिनेशन की, फिर कैसे लिखेंगे। मान लीजिए पहले AB की लिखते हैं, VAB लिख रहा हूं मैं, इसकी वोल्टेज कैसे लिखते हैं, EMF माइनस I तो पूरे में सेम ही है, यहाँ से I जा रहा है, ये पूरे में सेम जा रहा है। क्लियर है। या इधर आ रहा है, कुछ भी आप मान लो, वैसे तो इधर ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव से तो निकलता है। तो EMF किसका, EMF जिसका लिख रहे हैं, तो फर्स्ट सेल माइनस करंट पूरे में I है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो यहाँ पे लिख दिया R1। क्लियर है। दूसरे का लिखता हूँ VBC, तो क्या होगा, E2 माइनस IR2 होगा, क्योंकि ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन होती है, V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे, अगर आपको निकालना है क्या, VAC निकालना, ये वाला VAC, तो फिर हम क्या करने वाले, अगर हमें निकालना VAC तो हम क्या करने वाले, देखिए क्या करेंगे, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, इनको ऐड कर देंगे, सिंपल है। जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, माइनस, ठीक है, I कॉमन ले लिया एंड R1 प्लस R2 कर दिया, ठीक है। ये हमारी एक मेन इक्वेशन के बराबर नहीं है। मान लीजिए अगर हम इसका पूरे का लिखना चाहें वोल्टेज, तो क्या लिखा जाएगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट EMF माइनस I एंड R इक्विवेलेंट, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो यहाँ से देखो पता लग रहा है कि E इक्विवेलेंट क्या है, E1 प्लस E2, मतलब सीरीज में आपके पास जो रेजिस्टेंस है, वो जो EMF है वो ऐड होते हैं एंड रेजिस्टेंस भी ऐड होते हैं। बस ये होता है इसका तरीका, ठीक है। एंड ये बोर्ड के हिसाब से या NCERT के हिसाब से ये कभी कभी पूछा जाता है, बट ये ज्यादा पूछा जाता है। समझ में आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकंड कर रहे हैं पैरेलल, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, सेल लेंगे, इस तरह से सेल लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ इसका, एक और सेल लिया हमने, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, फिर इस तरह से करते करते हम चले गए कहाँ पे, M सेल तक चले गए। कहाँ तक चले गए, M सेल तक चले गए, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस हुआ, ये इस तरह से हुआ, ये E1 आइडेंटिकल मानते हैं अभी के लिए, E एंड E, ऐसे कितने सेल लगे हुए हैं, ये M सेल लगे हुए हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है RN। क्लियर है। फिर साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया, जो कि क्या हुआ, कैपिटल R हुआ, आपके पास कितना हुआ, कैपिटल R हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई। फिर वही कि EMF टोटल निकाल लो, क्योंकि करंट निकालना है। टोटल EMF क्या होता है, पोटेंशियल इन पैरेलल सेम रहती है, EMF सेम रहेगा, फिर मतलब इसका पूरे का सिस्टम, मतलब टोटल जो EMF रहने वाला वो E ही रहेगा, E अपॉन सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में हैं। सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में। तो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जोड़ू तो वो कितना बनेंगे, R/M बनेंगे। कैसे बने सर बताना। मान लीजिए आप किन्हीं दो को जोड़ रहे हो, इसका रेजिस्टेंस R ही मानना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिकल हम ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास दो हैं पैरेलल में, तो 1/R करोगे, एलसीएम लेंगे, क्या हो गया, 1 + 1 मीन्स 2/R। अगर सीधा करेंगे तो R/2 हो गया, ठीक है। अगर एग्जैक्ट पैरेलल में निकालना चाहते हो तो R/2। तो वो देखो R कितने थे, दो थे, तो नंबर से डिवाइड हो गए। यहाँ कितने हैं, नंबर M है तो M से डिवाइड। अब सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गए एक, अब ये आगे किसके साथ सीरीज में है, R के साथ, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे कैपिटल R। सोल्व कर लीजिए, आपके पास आपका I आ जाएगा। क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या है कि EMF कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ गई है कि EMF को हमने मतलब सेम मानना है। अब NCERT के हिसाब से देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, हम नॉन आइडेंटिकल भी केस ले सकते हैं। तो NCERT में जो आपकी
डेरिवेशन दी है उसको भी कर लेते हैं एक बार। उसमें देखिए कैसे दिया हुआ एनसीईआरटी में, आपके पास जैसे कि सेल हैं किस तरह से पैरेलल में, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ये इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से एंड दिस। तो ये है आपके पास कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। एक सेल लिया जिसका ईएमएफ है E1, एक सेल लिया जिसका ईएमएफ है E2, ये है R1, ये है R2, ठीक है। इससे करंट निकला I1, इससे करंट निकला I2 एंड यहाँ पे हो गया I, ठीक है। देखो जैसे हमने इससे पहले एनसीईआरटी का सोल्यूशन किया सीरीज के लिए, उसमें क्या था, वोल्टेज को ऐड कर दिया था। क्यों? क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड रहती है, यहाँ पे करंट डिवाइड है। तो करंट को डील करते हैं करंट से। करंट अगर लिखे हम तो कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा जाएगा, ठीक है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा जाएगा। यहाँ पे एक हमने वोल्टेज लिखी, ये वोल्टेज है, मान लीजिए पॉइंट बना दिए A एंड B, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, I1 एंड I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो मुझे यहाँ से एंड यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो कैसे मिल सकती है, मान लीजिए अगर मैं VAB लिखूं किसके अक्रॉस, सेल फर्स्ट के अक्रॉस, तो कैसे लिखा जाएगा, E1 माइनस I1 R1 लिखा जाएगा, ठीक है। अगर नीचे वाले सेल के लिए लिखूं तो भी VAB लिखा जाएगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, E2 माइनस I2 R2 होगा। तो देखो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, VAB, तो इनका एक नाम दे देते हैं, इकट्ठा नाम, जो कि V रख दिया हमने इस तरह से, ठीक है। यहां से हम I1 निकाल लेते हैं, यहां से I2 निकाल लेते हैं। तो I1 कितना आएगा, देखिए यहां से अगर I1 निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये बनेगा E1, पहले I1 के लिए लिख लेते हैं, I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V एंड R1 चला गया इसके नीचे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, I1 की, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं किसके लिए, I2 के लिए, यहाँ से I2 निकाल लेंगे जो क्या होगा, E2 माइनस V अपॉन R2 होगा, ठीक है। बस इसको ऐड कर दो, यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 कितना है, ये रहा, तो ये कितना है, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस ये E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, समझ में आई, इस तरह से आपको ये करना है। तो इसको करो एलसीएम से सोल्व, तो यहाँ पे आएगा I इज इक्वल टू E1 माइनस V, इसके साथ आ जाएगा क्या, R2 प्लस E2 माइनस V, इसके साथ आ जाएगा क्या, R1 एंड नीचे आया क्या, R1 R2, क्या आया नीचे, R1 R2, जिसको हमने इसके साथ भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई हमारे पास, क्या हमारे पास यहाँ पे इसको ऐसे इधर भेज दिया, ये तो बन जाएगी E1 माइनस V R2 प्लस E2 माइनस V R1 इज इक्वल टू I R1 R2, ठीक है। I R1 R2 हमने भेज दिया, इतनी चीज समझ में आई। एंड अभी देख लेते हैं कि कौन सी चीज कॉमन है, ठीक है, क्योंकि हमें तो किस फॉर्म में चाहिए होता है, वोल्टेज की फॉर्म में चाहिए होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, E1 R2 कर देंगे माइनस V R2 कर देंगे प्लस E2 R1 कर देंगे माइनस V R1 कर देंगे एंड I1 प्लस I2 कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसको कर लेते हैं आगे की तरफ सॉल्व। तो क्या आएगा, देखिए आगे हमारे पास, अभी हम सिर्फ ये आइडेंटिकल के लिए नहीं कर रहे, नॉन आइडेंटिकल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए E1 R2 प्लस E2 R2, इसको एक साथ लिख लेते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1, माइनस कॉमन लिया, V बाहर लिख दिया, अंदर कौन है, R1 प्लस R2 है, V के साथ यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R1 है, तो इनको कॉमन लेके ऐसे लिख दिया, ठीक है। सामने कौन है, इधर कौन है, यहाँ पे I R1 था, यहाँ पे I R1 R2 था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जी बिल्कुल यही है। तो I R1 R2 है हमारे पास, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई ना। अब हमें कैसी फॉर्म बनानी होती है, इधर करके बनानी होती है, ठीक है, मतलब E माइनस IR करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको उधर कर दूंगा, इसको इधर कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, V R1 प्लस R2, ठीक है। एंड क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2, क्लियर है। तो V की वैल्यू क्या जाएगी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन
R1 प्लस R2, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगी I R1 R2 बाय R1 प्लस R2 आ जाएगी। क्लियर है। अगर मैं V इक्विवेलेंट से इसको कंपेयर करूं, V इक्विवेलेंट इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करूं, ठीक है, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा कि V इक्विवेलेंट क्या है आपके पास, ये वाला पोर्शन है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं V इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, जो कि क्या होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, इस तरह से ये होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ से भी हम R इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये भी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास यही रिजल्ट आने वाले हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया कि इसको कैसे लिखना है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 से लिखना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो वो देखो 2 गया यहाँ पे, इस तरह से ये रिवर्स करके लिखेंगे, समझ गए। चलिए, तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। अब करते हैं मिक्स ग्रुपिंग का, ठीक है। चलिए, तो मिक्स ग्रुपिंग के लिए करते हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं मिक्स ग्रुपिंग को, एंड फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास पावर एंड एनर्जी। बाकी के डेरिवेशन नहीं है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है आपके पास एंड स्लाइड वायर ब्रिज है, तो उनकी डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्या बहुत आसान है वो, चलो करवा देंगे, कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं। मिक्स ग्रुपिंग करते हैं, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड में कई बार आ जाता है, ठीक है। आइडेंटिकल सेल ही हम यहाँ पे लेंगे। पहले हमने क्या किया, एन आइडेंटिकल सेल्स को इस तरह से, ये एक रो है जिसमें एन सेल लगे हुए हैं, एन सेल सीरीज में लगा दिए, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, ठीक है। एंड इस तरह की बहुत सारी रो, बहुत सारी कितनी एम रोज हमने लगा दी, कैसे, पैरेलल में। इस तरह की एम रोज हमने लगा दी, कैसे, पैरेलल में। क्लियर है इतनी चीज, फिलाई, ठीक है, पैरेलल में लगा दी, क्या करनी है, पैरेलल में लगा दी, इस तरह से, ठीक है। यहां तक आ गए हम ऐसे, ऐसे, ठीक है। एंड आगे जाके हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, कौन सा, कैपिटल आर का। कौन सा रेजिस्टेंस लगा दिया, कैपिटल आर लगा दिया। क्लियर है इतनी चीज, हो गया। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे एक रो में कितना ईएमएफ होगा, एन ई होगा, ठीक है। एंड ये लगी है ऐसे, कितनी एम लगी हुई है, ठीक है, कितनी लगी है, एम लगी हुई है। एक रो का ईएमएफ एन ई, क्यों, सीरीज में ऐड होते हैं। एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, ठीक है। अगली रो का क्या होगा, एन ई होगा, उससे अगली रो का भी क्या होगा, एन ई होगा एंड एन आर होगा, ठीक है। ये ई, ये आर, ये ई, ये आर, ये ई, ये आर, ई आर, ई आर, ई आर। क्लियर है, इस तरह से हो गया। बस टोटल करंट लिखना होता है, आई लिखना होता है, क्या लिखेंगे, टोटल ईएमएफ। एक रो का एन ई है और वो रो एम टाइम लगी हुई है, तो मतलब कितनी टाइम भी लगी हो, ईएमएफ सेम रहने वाला है, एन ई ही रहेगा खाली, ठीक है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक रो का एन आर है एंड इस तरह की रो ये पैरेलल में लगी हुई है, तो मतलब जितनी बार ये लगी है उतनी बार डिवाइड कर दें। ये रो यहां तक पहुंच गई, आगे किसके साथ, सीरीज में इसके साथ, तो प्लस हो गया आर, प्लस हो गया क्या, आर हो गया। क्लियर है। तो ये होता है भैया हमारे पास क्या, करंट निकालने का तरीका। क्या होता है, करंट निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह से करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, जैसे कि एन आई इज इक्वल टू एन ई, ये बन जाएगा एन आर प्लस एम आर एंड एम चला गया यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो ये था आपका मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसके बाद जो डेरिवेशन आती है हमारे पास, इसके बाद जो डेरिवेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की, उसको कर लेते हैं। ठीक, बहुत शॉर्टकट में करने वाले हैं इसको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिकल, सॉरी रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं होता, टोटल वर्क डन, ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर, तो दोनों का एक साथ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर ये होता है पी से डिनोट करते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, इस तरह से इस चार्ज को यहां से यहां भेजने के लिए जो काम करना पड़ रहा है, ठीक है,
इस चार्ज को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए जो काम करना पड़ रहा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द वर्क डन इन मेंटेनिंग द चार्ज फ्लो, ठीक है, थ्रू आउट द कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एनर्जी ई से शो होती है, होता क्या है, ये वर्क डन होता है, ठीक है। वर्क डन है तो फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं कि वी क्यू से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है वी क्यू, या वी क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू। काम किस पे कर रहे हैं हम, चार्ज पे कर रहे हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, वी क्यू हो गया। एंड क्यू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो क्यू की वैल्यू हो गई आई टी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ई इज इक्वल टू हो गया वी आई टी। तो ये हुई हमारी एनर्जी का एक्सप्रेशन, नथिंग। V क्या होता है, आई आर होता है, तो ये बन जाएगा क्या, V क्या होता है आई आर। तो यहाँ पे आई रखेंगे तो आई स्केयर आर एन टी बन गया, ठीक है, आई स्केयर आर एन टी बन गया। एंड आई स्केयर आर टी ऑल्सो कॉल्ड एज हीट जनरेटेड, मतलब ये हीट का फॉर्मूला भी बन गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू V बाई आर, आई की वैल्यू क्या होगी V बाई आर। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये बन जाएगा V स्केयर आर टी एंड वी स्केयर के नीचे आर स्केयर आ गया, तो ये इससे कट गया, मीन्स वी स्केयर आर टी आ गया। तो ये होता है एनर्जी, एंड इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल्स होती है, ठीक है। तो ये होता है एनर्जी। अब बात करते हैं पावर की। पावर होता है कि ये जो काम कर रहे हो आप, यहाँ पे जो काम किया उसको करने की दर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब भी रेट आया तो टाइम नीचे, पी। डब्ल्यू क्या होता है, वी क्यू बाय टी, एंड Q बाई टी क्या होता है, I होता है। तो P क्या है, V I हो गया, ठीक है। P इज इक्वल टू V I हो गया। एंड V की वैल्यू क्या होती है, I R होती है, तो यहाँ पे हो गया P इज इक्वल टू आई स्केयर R, ठीक है। एंड इसी तरह से आपके पास क्या आ गया, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट अगर इसको हम करना चाहते हैं, I की वैल्यू क्या होती है, VR होती है, फिर से लिखेंगे तो V स्केयर बाय R स्केयर इंटू R, तो R से कट गया, कैंसिल हो गया, तो V स्केयर बाय R हो गया, ठीक है। एंड इसकी यूनिट किस में होती है, वोट में होती है, किस में होती है, वोट में। तो ये थी इसकी एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, इनके पावर के। एंड लगभग 99% आपकी जितनी डेरिवेशन है वो सारी खत्म हो गई है। फिर भी कई बच्चे कमेंट करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपने नहीं कराया, उसकी डेरिवेशन आपने नहीं कराई, उसकी डेरिवेशन करवा देते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन है, लास्ट डेरिवेशन है ये हमारी, कोई भी इसमें हम पोटेंशियोमीटर स्लाइड वर्क नहीं करने वाले, क्योंकि उनकी डेरिवेशन नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं उनके अंदर, वो आपको याद करनी है। व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन देख लो, ये थोड़ी सी आ सकती है पेपर में, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे होता है आपके पास, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है आपके पास इस तरह से, ये एक बार हम क्या बनाते हैं, P बनाते हैं, फिर Q बनाते हैं, इधर लेते हैं, ठीक है, एंड इधर इस तरह से, ये P, ये Q, ये R, ये S, बीच में लगा देते हैं हम गैल्वेनोमीटर, एंड ये हो गया ऐसे, यहाँ से हम बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं, जो भी इस तरह से प्लस माइनस, ये हो गया V। यहाँ से करंट चला, यहाँ पे करंट गया, यहाँ पे करंट गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड ये किस पे काम करता है, बैलेंस्ड कंडीशन पे काम करता है। किस पे काम करता है, बैलेंस्ड कंडीशन पे। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो करंट डिवाइड हुआ, मान लीजिए यहाँ से I1 निकला, यहाँ से I2 गया, तो यही I1 यहाँ पे होना चाहिए ना, एंड यही I2 यहाँ पे होना चाहिए, कि बीच में कोई करंट ना जाए, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट ना हो, जिसको हम IG0 बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इसका प्रिंसिपल मिलता है, तो हमें इसकी कंडीशन मिलती है। तो इस ब्रांच में कब करंट जीरो हो सकता है, जब इस ब्रांच के इस सिरे पर और इस सिरे पर वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। मतलब A B C एंड D मैंने बोल दिया, मतलब अगर VB इज इक्वल टू VD होगा, इस सिरे पर इस सिरे पर वोल्टेज सेम होगा, तो बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। एक बार इधर की साइड को मापेंगे, एक बार इधर की साइड को। अभी लेफ्ट हैंड साइड मापते हैं, करंट कितना जा रहा है इस साइड, कैसे लिख सकते हैं, VB को लिख सकते हैं VA माइनस VB, इसको लिख सकते हैं VA माइनस VD, क्लियर है। यहाँ पे वोल्टेज कैसे लिख सकते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना जा रहा है I1, रेजिस्टेंस कितना है P, इधर VA माइनस VD, करंट कितना जा रहा है I2, रेजिस्टेंस कितना है R, तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू P बाय R, क्लियर है। फर्स्ट हो गई ये। दूसरी तरीका, इसी तरह से हम VB इज इक्वल टू VD कर दें इस साइड के लिए, तो क्या होगा VB माइनस VC, रुको, हाँ VB माइनस VC, ठीक है।
VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। क्लियर है? VB माइनस VC, VD माइनस VC हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी लिखेंगे? I1Q लिखेंगे, क्योंकि IR होता है वोल्टेज। और यहाँ पे कितना लिखेंगे? I2 माइनस I2S, I1 I2S आ गया आपके पास S बाई Q। कंपेयर करिए, P बाय R मिलेगा, S बाई Q हो जाएगा, एंड P बाय R, एंड यहां से मिलेगा आपको I1 बाई I2, एंड यहां से मिलेगा, यहां से R बाई P होगा, यहाँ पे R बाई P होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? R बाई P होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे R बाई P, R बाई P। अब इसको कंपेयर कर लो, इस इक्वेशन को, इसको, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? हमें यहाँ से क्या मिलेगा? P इधर चला गया तो Q हो गया नीचे, एंड R के नीचे आ गया क्या? S। तो ये बन गया P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो ये थी लास्ट डेरिवेशन, एंड ये चैप्टर हो गया अब खत्म। इस चैप्टर के जितने डेरिवेशन बनते हैं वो करवा दिए हैं। कई बच्चे फिर भी कमेंट करेंगे कि पोटेंशियोमीटर रह गया स्लाइड बार, उनमें डेरिवेशन नहीं है, एक सिंपल सी चीजें हैं वो याद करनी होती है। ठीक है, और याद भी मतलब वो रट्टा नहीं लगाना, उसको क्रैम नहीं करना, वो समझ के याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी लास्ट डेरिवेशन, जो कि क्या होता है? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, ये हमारा प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। चलिए, तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म, डेरिवेशन वन शॉट में हमने कर ली। आई होप कि वीडियो आपने पूरी देखी होगी एंड आपको मजा आया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।